SC ST आयोग वगैरह सब कुछ समझा दिए थे आप लोग को, इससे पहले के क्लास में A to Z बता दिए थे ना। बताइए, भाग संख्या 16 में, भाग 16 चल रहा था, भाग संख्या 16 कितने लोग बताएंगे अनुच्छेद कहां से कहां तक? 330 से लेकर 330 से लेकर 342 एंग्लो इंडियन SC ST ये सब की चर्चा थी, ये सब समझा दिए थे आप लोग को। 330 में लोकसभा में SC ST, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 विधानसभा में SC ST, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, 334 SC ST के लिए आरक्षण, उसका विस्तार था 2030 तक, 335 बताइए SC ST के लिए प्रमोशन की इच्छा, 336 एंग्लो इंडियन के लिए प्रमोशन, 337 एंग्लो इंडियन के लिए शिक्षा व्यवस्था, 338 SC आयोग, 338 का कहा ST आयोग, SC आयोग, 339 SC ST का प्रशासन केंद्र का दायित्व, SC ST क्षेत्र का प्रशासन किसका दायित्व होगा? केंद्र का दायित्व होगा। 339 SC ST प्रशासन बता दिए थे। 340 OBC आयोग, OBC आयोग बताया जाए। पहला OBC आयोग काका कालेकर समिति आयोग, दूसरा मंडल कितना % आरक्षण? ओबीसी को 27% आरक्षण। ओबीसी को कितनी भाग में बांटा गया? 2, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी। जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है वो 8 लाख से नीचे है नॉन क्रीमी। कई राज्यों में ओबीसी को कितने भाग में बांटा गया? 2, BC1 और BC2। अब ये राजनीतिक समीकरण हो जाता है। अब आप अगर बात करेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की, तो आप अपना सालाना इनकम के हिसाब से क्रीमी और नॉन क्रीमी में जा सकते हैं। कुछ पैसा वकील को खिला देंगे तो आपको नॉन क्रीमी लेयर से उठा के पटक देगा क्रीमी लेयर में। ये सारी चीजें होती है। देखिए, सरकारी नौकरी में जाने के बाद इंसान पता नहीं क्यों रिश्वत में ज्यादा बिलीव करने लगता है, और वो ना देश को लूटने में ये सब बड़ी ज्यादा काम करने लगता है। छोटे छोटे में क्लर्क से लेके देखेंगे तो सबका रेट फिक्स रहता है, तो आगे पीछे कर सकता है। लेकिन अगर आपको BC1 और BC2 की चर्चा होगी तो सरकार पहले से डिसाइड कर देती है कि BC1 में कौन आएगा और BC2 में कौन आएगा, तब कोई चेंज नहीं करता है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा अगर चेंज कर देगा तब। यहां तक तो बता ही दिए थे आप लोग को। OBC SC ST 341 और 342। बाकी हॉल वाले देखेंगे लोग ध्यान से। 341 में कह रहा है किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो कौन सा क्षेत्र घोषित करते हैं? SC क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? SC क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र घोषित कर? और किसी भी क्षेत्र को चाहे तो वो कौन सा क्षेत्र? ST क्षेत्र। ये दोनों को घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र जो घोषित कर दिए हैं SC क्षेत्र, जैसे जहां SC बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है या ST ज्यादा क्षेत्र है, उस एरिया को कह देंगे कि ये SC ST का क्षेत्र है। अब बताइए ST ST का प्रशासन किसका दायित्व है? केंद्र सरकार का। तो वहां कुछ सहूलियतें मिलेंगी। जहां ST क्षेत्र करेंगे वहां जनजाति आधार पर PDF में 332 हो गया है सर, उसको तो आप सुझाव लीजिए, थोड़ा सा सुधार लीजिए। अगर गलती हो गया तो पढ़ाए तो है ना, हल्का सुधार लिया कीजिए। देखिए ST जो है, ST के लिए सामाजिक पिछड़ापन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एससी जो है वो जाति के आधार पर हो सकता है। एससी किस आधार पर? जाति। अनुसूचित जाति, इसका निर्धारण जाति के आधार पर होता है, कौन सी जाति एसटी में आएगी। लेकिन एसटी जो होता है, एससी तो जाति के आधार पर, एसटी डिपेंड करता है कि आपका सामाजिक पिछड़ापन कितना ज्यादा है। अगर समाज से बहुत ज्यादा पिछड़े हैं तो किस में जाएगा? एसटी में। इसमें ज्यादातर जनजाति ही जाते हैं, नाम ही होता है शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट, अनुसूचित जनजाति। तो वो जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं उन्हें किस में डाल दिया जाता है? हाँ, एसटी में। सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन होगा? एसटी। उसके बाद एससी होगा, उसके बाद ओबीसी। जनरल तो जाति के हिसाब से पिछड़ा नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी क्षेत्र को यदि राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं कि यह एसटी क्षेत्र है तो वहां के प्रशासन को थोड़ा उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। जैसे जनजातीय क्षेत्र में वो लोग, जनजातीय क्षेत्र की अपनी अलग अलग विचारधारा है। कोई आदमी के कपाल में खाएगा नागालैंड में, किसी का अलग, उनका पहनावा ओढ़ावा भी अलग रहता है। हथियार तीर धनुष लिए रहते हैं। जाइएगा समझाने क्या कर रहे हो तीर धनुष लेके, आप ही को समझाएगा वो। समझ में आएगी नहीं गया? तो यहाँ एससी, किसी क्षेत्र को एसटी घोषित करने का अधिकार राष्ट्र, किसी क्षेत्र को एससी घोषित करने का किसको? राष्ट्रपति को। किसी क्षेत्र को एससी घोषित, अभी कभी कभी आप चुनाव में देखते होंगे कि कहा जाता होगा कि यह क्षेत्र इस बार किसके लिए रिजर्व है? एससी एसटी के लिए। तो उस क्षेत्र में 15 साल तक कौन उठता है? एससी एसटी। 15 साल बाद उसे एससी एसटी से हटा दिया जाता है। फिर अगले 5 साल के लिए उस क्षेत्र को महिला के लिए दे दिया जाता है कि आप कौन उठेंगी? यहाँ से महिला उठेंगी। तो देखिएगा महिला भी चुनाव में उठ जाती हैं सर। इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में एससी एसटी जो होते हैं वो 15 साल तक किसी क्षेत्र में अगर सांसद या विधायक रह गया तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा कि नहीं करेगा। इसे हटाने का अधिकार किसे? भाई सांसद को, राष्ट्रपति को नहीं। अगर किसी क्षेत्र को एससी घोषित राष्ट्रपति ने कर दिया या एसटी घोषित राष्ट्रपति ने कर दिया तो हटाने का अधिकार किसे है? संसद। किसे है? संसद क्या कर सकती है? हटा सकती है। देख गधा कहीं का कह रहा है कि सर एससी एसटी में क्या डिफरेंस होता है। अब ये ना बता रहे हैं, जो एकदम जनजाति होते हैं, जंगली क्षेत्र में होते हैं, मतलब वो आदिवासी टाइप में, वो किस में जाएंगे? एसटी में जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अनुसूचित जाति और जनजाति, यहां तक हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जनजाति और एससी, ये जनजाति होते हैं, ये एससी होते हैं। एससी का निर्धारण जाति के आधार पर हो जाता है और एसटी का निर्धारण जो होता है वो सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर होता है। आगे बढ़ जाएं। अब जनजातियों से रिलेटेड कुछ अलग से जानकारी। सबसे पुरानी जनजाति अंडमान निकोबार का यारवा जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति यारवा। सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति कहां पर है? अंडमान निकोबार। सबसे खतरनाक जनजाति, खतरनाक सेंटिलीज जनजाति। सेंटिलीज ये भी कहां पर है? अंडमान निकोबार। सेंटिलीज जनजाति भी कहां है? अंडमान निकोबार में। सेंटिलीज जनजाति अंडमान निकोबार। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड या भील। गोंड और भील, ये दो सबसे बड़ी जनजाति है। दीपावली के दिन शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। तो जनजाति में सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति। किसी को कोई दिक्कत? सबसे बड़ी जनजाति गोंड, नहीं रहेगा तो भील। दीपावली को शोक के रूप में मनाएंगे, थारू जनजाति मनाएगी। आगे बढ़ जाए। सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी जनजाति? सेंटिलीज जनजाति। सेंटिलीज जनजाति कहाँ है? हालांकि जब आपको ज्योग्राफी में जनजाति पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं कि सेम्पेन जनजाति भी वहां पाई जाती है। यारवा, सेम्पेन, ये सब जनजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। खतरनाक जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति
11वां जनजाति। सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक एससी जाति उत्तर, सर्वाधिक एसटी जनजाति मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। एसटी कहां पर है? मध्य प्रदेश। एससी सर्वाधिक एससी जाति उत्तर, सर्वाधिक एसटी जनजाति हाँ मध्य प्रदेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग आप लोग में BC1 में आते हैं? आप लोग अपना सर्टिफिकेट निकाल के पता रखेंगे कि आप BC1 में कि BC2? BC2 में कितने हैं? ज्यादा BC2 में आ जाते हैं। समझ में आ गया? 1 वाले को थोड़ा ज्यादा क्या मिल जाता है? छूट ज्यादा मिल जाता है। एक तरह से क्रीमी लेयर कह दीजिए, नॉन क्रीमी लेयर। थोड़ा बहुत आरक्षण क्या हो जाता है? ज्यादा मिल जाता है। आरक्षण पर आप लोग पढ़ाई को मत भरोसे रखिएगा, ठीक है? वरना आपको तैयारी में दिक्कत आ जाएगी। जब भी तैयारी करेंगे आप कट ऑफ से 10-15 नंबर आगे को मान के चलेंगे, हमको इतना लाना है। अगर किसी एग्जाम में 200 के एग्जाम में 120 अगर कट ऑफ जाता है तो लड़का 120 को ही ध्यान में रख के करता है। इतना बड़का तो एक्यूरेसी हो गया है, अंतरिक्ष यान का भी इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। उसको लेके चलना चाहिए लगभग 150, तब जाके आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। यहाँ पर जनरल में कितने आते हैं? जनरल में कोई खास आरक्षण है? मतलब एक तो इस साल से हुआ है, कौन सा आपका? इकोनॉमिकल बैकवर्ड का EWS। वो भी EWS कितने साल तक वैलिड है? 1 साल। EWS कितने साल के लिए? 1 साल के लिए वैलिड है। आरक्षण अभी के वक्त में एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर चीज में ससुरा राजनीति घुसड़ गया यहाँ पर, और राजनीति इतना चौपट कर दिया है सब ये नेतवा। अगर आप कभी भी देखिएगा, कोई आप पटना में आके तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आपके घर वाले कह सकते हैं मेरा बेटवा तैयारी करने गया है पटना। कोई अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करता है। कोई डॉक्टरी करेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी करता है। अगर राजनीति करेंगे, दूर छोटा कहीं का थोड़ा और कोनो काम ना मिले, राजनीति कर। इसमें उस लड़के की गलती नहीं है जो राजनीति करने गया। इससे पहले जितना ही सफेद मुर्गा जो किया था सब राजनीति, ये चौपट करके गया है सब को करके। आप थोड़ा कहिए ना हम राजनीति करेंगे, 10 गो गरी आएगा सब, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले जितना गया है सब ना, सब टेढ़े टाड़ गया है सब यहाँ पर। और चाणक्य ने कहा था कि यदि राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे तो अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों पर राज करेंगे। और वही होता है कि नहीं होता? नहीं समझे? राजनीति चोरों का अड्डा हो गया, इसको सुधारने की जरूरत है। आप लोग पढ़िए लिखिए, पहले नौकरी उकरी ले लीजिए, सेटल्ड हो जाइए, और उसके बाद कुछ नौकरी उकरी कर लीजिए, तब भी सबको देखिए। सुधारने की जरूरत है जो बैला सबको। सब 241 या 341 बैल। आगे बढ़ जाए। झारखंड में ज्यादा SC है या ST है? झारखंड में ST और बिहार में SC। अभी झारखंड में ST का एक बहुत फेमस त्योहार सरहुल, सुने? अभी कौन सा त्योहार चल रहा है यार? सरहुल त्योहार है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनजातीय क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। बताए मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति है? खासी जनजाति। ये कहां पर है? मेघालय में। वो मातृसत्तात्मक जनजाति है। सर्वाधिक SC कहाँ है? सर्वाधिक ST। अनुसूचित जनजाति का घनत्व तो सबसे ज्यादा पंजाब में है। मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक खासी। मातृसत्तात्मक का मतलब पिता से ज्यादा माता के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे हम लोग पेट्रियोटिक सोसाइटी में रहते हैं, पितृक समाज में। आपसे अगर कोई पूछेगा किसके लड़के, कोई भी अपने पिता का नाम बताता है। और अगर पिता नहीं है तो माता का बता देना चाहिए ना, तो पिता का ही बताएगा, स्वर्गीय लगा के बताएगा, पिता का बताएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये बताता है पेट्रियोटिक सोसाइटी को। लेकिन जो मातृसत्तात्मक समाज है वो किसका नाम बताता है? माता। और माता नहीं है तो स्वर्गिनी लगा के माते का बताएगा वहां पे। तो वो भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, दोनों मिक्स होना चाहिए। समझ में गया? लेकिन ये सबसे कोई महिला सशक्तिकरण थोड़े हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का एक रास्ता है शिक्षा, नहीं समझे?
अब इससे क्या पता मतलब बनता है, माता का नाम बताओ या पिता का नाम बताओ। लेकिन महिलाओं में क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। जब एजुकेशन रहेगा तो सब ठीक ठाक रहेगा। एजुकेशन नहीं रहेगा तो 12-13 को लड़का होगा, कहेगा ऊपर वाला दे रहा है, इसमें क्या बुराई है, ऊपर वाला दे रहा है। तो भाई ये अशिक्षितता ही नहीं बता रहा, तो ब्याह से पहले भी तो दे सकता है, तब काहे लिए चिल्लाने लगते हो। किसी किसी का देखता ना ब्याह से पहले भी हो जाता है तो पिटाइबो करता है सब। देखिए एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन। हाँ हार्दिक पांड्या भाई देखो, हमको हमको फिल्म और क्रिकेट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब हम आप लोग की उम्र के जब जवान थे तब हम फिल्म और क्रिकेट देखा करते थे। अभी तो क्रिकेट और फिल्म ये सब का हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। आगे बढ़ जाए तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका भी तो 14 को लड़का है सर। आगे देखिए, सुनो बहुत ध्यान से। सबसे ज्यादा जो है कौन सी जनजाति भारत में है? गौड़िया। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति। आगे बढ़ जाए, मातृसत्तात्मक जनजाति। ये भाग संख्या कितना हो गया? 16। आप सब लोग को भाग संख्या 16 बता दिए। हालांकि हाँ किसके बारे में? हाँ बता देते हैं अभी पूरा कंप्लीट। ट्रांसजेंडर के बारे में ना, देखो राष्ट्रपति जो है अभी इसमें कई सारे सुधार की जरूरत हो गई। जैसे देश आजाद हुआ बहुत सारा सुधार की जरूरत हो गई। SC ST के लिए कहने के लिए कह दिया गया। आज भी धरातल पे देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में बहुत हद तक इस पर सुधार है। SC ST OBC सबका मायने नहीं रखता शहरी क्षेत्र में। दिल्ली में जाएंगे तो आपको कुंजी पता चलेगा। जितने ज्यादा पढ़े लिखे रह जाएंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लेकिन गांव के क्षेत्र में जाएंगे आज भी देखिएगा जो छोटे जाति वालों को बड़े जाति वाले दबा देते हैं, दबा देते हैं। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कई सारे कानून लाएगा। कभी बधुआ मजदूर उन्मूलन कानून लाया गया, कभी SC ST के लिए एक अलग से कानून लगाया गया, कभी महिलाओं के लिए अलग से कानून लाया गया। तो कुछ कानून अलग से भी लाए गए थे समाज में इक्वेलिटी को लाने के लिए। अब जैसे ट्रांसजेंडर थे, ट्रांसजेंडर यानी किन्नर, जो आपको ट्रेन उनमें पैसे मांगते हैं लोग, किन्नर। अब बेचारे वो ना पूरी तरह से मेल है ना पूरी तरह से फीमेल है। अब उनको तो उनके साथ तो प्रकृति ने खिलवाड़ किया। अब लोगों की मेंटेलिटी देखिए, अगर वो भीख मांगेगा तो लोग कहेंगे दे भीख मांग रहा है, समझ आ गया। और नहीं मांगेंगे तो बताइए उसको कौन नौकरी देता है? कोई नौकरी देता है? नहीं देता है। तो मांग के लेते हैं सब। और वो सब भी बहुत है, सब कहते तो भीख नहीं मांग रहे हैं, 4 झापड़ देंगे यहीं उलट जाओगे तुम। तनी दीजिए, वो ऐसे नहीं बोलेगा सब। यहाँ पे नहीं दीजिएगा तो पिटाई हो जाइएगा उनसे से यहाँ पर। हाँ अब बहुत जबरदस्त पीट देता है सब। देखिए वैसे लोगों की वो आप उनको भीख नहीं दे रहे हैं, एक तरह से आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो सब भी इस चीज को समझते हैं। सब स्टूडेंट वगैरह को ज्यादा तंग नहीं करते हैं सब वहां पे। और नहीं दीजिएगा तो उन का पूरा अच्छा सा ग्रुप रहता है। तो आप सब इंडिया में ना कमी निकालने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कहीं पे भी देखिएगा हर चीजों में कमी निकालता है। सबसे खचरा हमको कब लगता है? बारात में खाना खाने के बाद कहता है खाना ठीक नहीं था। वो पता है मन करता है ना मुंह में हाथ डाल के खाना निकाल ले, निकल निकल चट्टा कहीं का। अजब हाल रहता है यहाँ पे। और अक्सर देखिएगा फूफा घुसी आ जाता है। नहीं मतलब खाना में अजब टाइप का। ये सब क्या जरूरत है यार? बारात में आए हो खा के चल जाओ, जिंदगी भर तुमको यही थोड़े खाना है। और तुम्हें इतना ही शौक था कहीं पे खाना वाना खाने का, अपने घर से लेके आए रहते, लंच बॉक्स में ले आता। कमी नहीं होती इन सब का। कमी निकालने वाला 4 को उसको नसीहत देगा से ये नहीं है वो नहीं है ऐसा दुनिया भर का दे देता है सब। तो उन लोगों को खाता है सब भर पेट। एक चीज याद रखना, जिसके पास जितने कम रहता है अक्सर देखना वो ज्यादा कमी निकालता है। हम एक चीज को देखे हैं, अपने घर में ठीक ना खाए क्या दूसरे के यहाँ बारात में कमी निकालेंगे। और जितना ठीक ठाक आदमी सबको देखे, एक हम लोग के गए एक आदमी के यहाँ शादी ब्याह में, हम भी तो एक
जान पहचान का आदमी था, बहुत उसकी फैक्ट्री वगैरह चलती थी। तो खाना खाने के लिए गए लोग, तो हम लोग कहे कि साइड में खा लेंगे, तो वो लोग कहे नहीं नहीं सबके सामने खाइए नहीं आप। तो हम लोग कहे यार साइड में चलते हैं खाने। उसकी अब हम लोग साथे पड़े थे, वो निकल गया इंडस्ट्रियल एरिया में, अपनी डाल दिया छोटा मोटा कारखाना वगैरह। हम लोग क्या खा रहे थे पता है, मूली की जो साग होती है ना, दाल चावल और मूली का साग। हमको साइड में खाओ, यहाँ ना तो ब्याह में खाएंगे लोग तो कोई क्या कहेगा यहाँ पे, तू सबको लगा स्पेशल खा रहे हैं। दो चार को नहीं, अरे हम भी इधर खा लेते हैं, कई को होशियार होता है सर स्पेशल रहेगा खान सर के लिए। वो भी था वहां पे, वो भी। अब हम लोग क्या है ना कि सब खा खा के उब जाता है, तो ये घर और का तनी खाना दाल चावल चोखा तनी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो दो चार को हम लोग के पीछे पड़ गया, उस सबको लगा कि नहीं स्पेशल व्यवस्था होगा। हम करे यार तुम लोग खा लो उधर ना, हम आप ही के साथ चल, हम आओ ससुरात में तो बेचारा ओकरे बाद हरक गया है। सब ठीक ठाक रहता है, सब खाने के टाइम में साइड हो जाता है, कुछ खा लेता है सब यारी सब मस्त। हम लोग उसको बावर्ची को बोले थे मूली का साग बना, यार पटना में ये सब थोड़े मिलता है। उसको बनाए दाल चावल साग खाए, और बेचारा बारात में ना 12-13 आइटम छोड़ के मजबूरी में खा गया। अब उसके बाद जा रहा था तो हम लोग नहीं जाने दे रहे थे, यही को छोटा जब तुमको समझा रहे थे कि जाके वहां खा ले, नाश्ता वास्ता अच्छा हो जाएगा, मिठाई उठाई, यहाँ कुछ मिठाई उठाई नहीं था, नौटंकी करते हैं सर। और उसके बाद हम लोग उसके सामने कर रहे थे, लेकिन खाना ना बहुत दिन बाद ऐसा मिला था बेचारा पूरा अंदर अंदर पहुंच रहा था, कहा इस सबके साथ रहना ठीक नहीं है। तो आप लोग भी कभी जाइएगा ना शादी ब्याह में, तो बाबू कभी किसी के खाने की, जिस खाने को आप आधा घंटा में खा के खत्म कर देते ना, किसी के बेटी का बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाता है उसमें। इतना तो संस्कार होना ही चाहिए आप लोग। और मतलब एक से एक नौटंकी। और कभी कभी हद हो जाता है, बारात में आए लोग जानबूझ के खाना नुकसान करते हैं, जानबूझ के नुकसान। हमारा एक बार झगड़ा हो गया था एक तो से, मेरे जान पहचान में एक आदमी थे, उनके यहाँ शादी थी। तो नहीं आदमी कहता है कि चलो भाई तुम भी, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, तुम भी बारात की सेवा कर देना। कोई कोई कुछ गांव में आदमी मैरिज हॉल थोड़े होता है, सब जो सराती होता है बाराती का पूरा खिया हुआ देता है, और चल गया तो फिर कुर्सी के लिए मार होगा, हम खाएंगे। तो जानबूझ के फेंक रहा था इसे, मिला खाना इसमें जानबूझ के कि मतलब घट जाए बेइज्जती हो जाए। हम देख लिए उठवा दिए ओकरा से, इधर आओ इधर आओ इधर कर, हम बाराती से हैं, बाराती से तो ऐसा लग रहा है एनएसजी कमांडो बाराती से चल उठा इसको, यहाँ पे फेंका का है तुमको, जितना खाना है का। ये सब चीजों से दूर रहिएगा, ये सब मानसिकता बहुत खराब चीज होती है। हर जगह देखिएगा कमो बेश, कभी कहीं गरीब के साथ उत्पीड़न हो जाता है, कभी महिलाओं के साथ, कभी SC ST के साथ। इस सब के लिए अलग अलग कानून लाया गया। तो ट्रांसजेंडर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कानून ला दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरते समय जब मेल और फीमेल दिया जाता था, अब मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर देता है। अब ट्रांसजेंडर में जितने भी तरह के लोग आ जाएंगे वो सब किस में चले जाते हैं, ट्रांसजेंडर में ही चले जाते हैं। LGBTI सब चल जाएंगे, LGBT समझा गया। LGBT बायो का टॉपिक होता है, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये सब इसी में आ जाते हैं, बायो में इसको पढ़ाएंगे। तो SC ST के सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ट्रांसजेंडर को किसका दर्जा मिला, OBC का। अभी बताइए ट्रांसजेंडर किस में जाते हैं, OBC के बराबर उन्हें क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। हालांकि कई जगह नगर निगम के काम में उन लोगों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है नगर निगम में, कहीं झाड़ू लगाने में, कहीं सब में शामिल किया गया है। आगे बढ़ जाए, बताइए ट्रांसजेंडर को कौन सा दर्जा मिला, ट्रांसजेंडर OBC, ट्रांसजेंडर OBC, याद रहेगा ना। आगे बढ़ जाए, बताइए किसी जाति को SC घोषित करने का अधिकार किसे, हाँ, और किसी भी जाति को ST घोषित करने का अधिकार, हाँ, राष्ट्रपति को। अब इस पर ST घोषित कर दिया तो आरक्षण मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ST घोषित करने पे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और SC का कम आरक्षण, ST पे आरक्षण क्या है, ST पर ज्यादा, SC पर कम। किसी भी जाति को क्या घोषित किया जा सकता है, SC ST को घोषित किया। अब इसमें कई सारी पॉलिटिकल वो भी हो जाते हैं सब, कि पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए किसी को ST जानबूझ के डाल दिया जाता है, भले उसका उतना बैकवर्ड है या नहीं है, और उसे आरक्षण उतना नहीं मिल पाता है। आगे बढ़ जाए, जैसे बिहार में जो मल्लाह जाति है, मल्लाह जाति
सामाजिक रूप से वो बहुत ज्यादा आगे नहीं है, उनका एजुकेशन भी उतना आगे नहीं है। अब उन लोगों के लिए भी जो मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए वो इस कैटेगरी में रहना चाहिए, बट उन लोग को इस कैटेगरी का आरक्षण नहीं मिलता। आप में से कोई है मल्लाख समाज से? कोई नहीं है जी, है तो पीछे यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो उन लोगों के लिए भी क्या है, आरक्षण की व्यवस्था कही जाती है। तो अब ये किसका जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। और अगर दे दिया तो खत्म करने की जिम्मेदारी सबसे पुरानी जनजाति ट्रांसजेंडर को किसमें रखा गया? ट्रांसजेंडर को बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1976, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1976, बंधुआ मजदूर उन्मूलन 76। एक लड़का पूछ रहा है कि सर ओबीसी ईबीसी क्या है? तो इसी को तो पता है, अदर बैकवर्ड क्लास को क्या बना दिया गया? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। और इसको दो भाग में, क्रीमी और नॉन क्रीमी। क्रीमी और नॉन क्रीमी इकोनॉमी के हिसाब से ही तो हो रहा है। तो ओबीसी का ही तो एक रूप है, कौन सा? ईबीसी। ईबीसी कितने भाग में? दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। बताइए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून। बंधुआ मजदूर क्या होते थे? पहले के जमाने में लोग अपने गांव के साहूकारों से पैसे ले लेते थे। साहूकार उसे कहते हैं जिसके पास जो था वो पैसा ज्यादा होता है, वो दूसरे को ब्याज पर पैसा देता है और बहुत महंगे ब्याज पर देता है। मंथली जो ब्याज होता है मिनिमम 5 पैसा चलता है, 5%। कितना चलता है? 5%। ज्यादा इमरजेंसी में ले जाएंगे तो 10% ले लेता है। तो 5% पे क्या ले लेता है? ऑन एन एवरेज पैसा लेता है। साल भर में कितने महीने? 12, यानी कितना परसेंट? 60%। बताइए भाई, ये रेट है लोन का 60%। वही अगर सालाना आप देखेंगे, मंथली कितना परसेंट? 12, तो सालाना 60%। बैंक जो देती है सालाना 10 से 12% देती है। सालाना कितना परसेंट? 12%। मंथली कितना परसेंट? 1%। मंथली 1%। तो देखिए, बैंक के साथ भी खराबी है कि हर जरूरत पर बैंक आपको लोन नहीं दे सकती, जिसके कई रीजन भी है। बैंक आपको नहीं पहचानती है क्योंकि बैंक एक सिस्टम से चलता है, कब किसका ट्रांसफर होगा, कब चला जाएगा, वो एक नियम कानून के तहत आपको पैसे देती है। जबकि साहूकार आपके गली मोहल्ले का होता है, गांव का होता है, आपको पहचानता है, दबंग भी होता है, पैसा नहीं देंगे तो तूर तार के चल जाएगा आपका। तो पहले जमाने में लोग लोन ले लेते थे खेती के लिए कि हमको पैसे दे दीजिए, फसल होगी तो हम आपको चुका देंगे। लेकिन इत्तेफाक से अगर उस साल बरसात ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो हो गया बवाल, फसल खराब हो गई। अब अगर एक साल की फसल खराब हो गई ना, तो फसल में आपको 30 से 40% का फायदा ही होता है, बहुत ज्यादा खेती में फायदा नहीं होता है। और एक साल लेट हुआ तो कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा? 60%। अब बेचारा वो जिंदगी भर नहीं चुका पाता था। जिंदगी भर जब नहीं चुका पाता था तब वो हो जाता था बंधुआ मजदूर। कौन सी मजदूर? बंधुआ मजदूर। जब तक वह उसका लोन नहीं चुका देता है, अब तब तक वह उससे मजदूरी कराएगा और उस मजदूरी का उसे पैसा भी नहीं देगा। इसे कहा गया बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर में बंधा गया हमारे यहाँ, जिंदगी भर क्या करो? काम करो। क्या बन जाते थे लोग? बंधुआ मजदूर। अब बताइए, ना बेचारे से कभी उतना हो पाता था और ना ही वो नौकरी छोड़ पाता था। और ये जो पैसा देते थे सब साहूकार, ये जानबूझकर ऐसा तांडव रचेगा सब कि कभी पैसे नहीं चुका पाए। अब उसका अगली खेती में दे सकता था तो इसको बुला लेगा अपने यहाँ काम करने के लिए, अब वो खेत में ही नहीं जाएगा, जिंदगी भर क्या बन के रह जाएगा? बंधुआ मजदूर। कई फिल्मों में देखे होंगे जिसमें बंधुआ मजदूर दिखाया गया होगा। माझी द माउंटेन मैन, दशरथ माझी के पिताजी बंधुआ मजदूर रहते हैं। किसके यहाँ? आगे बढ़े। प्रिया सिंह। खान सर आंसर क्यों नहीं देते हैं? आप अकेले स्टूडेंट नहीं है जो आपको अलग से ट्रीट करने के लिए सोच रही हैं। सबको आंसर दिया जाता है। आप घरे का समस्या उठा के यहां बोल दीजिएगा तो थोड़े ना आपको कोई बताएगा। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे पूछिए। उनका आंसर नहीं दिए तो करिए कि घमंडी हो गए। चलो बाबू ध्यान से देखते हैं। 1976 में कौन सा कानून है? बंधुआ मजदूर। समझ में आ गया? गांव में पहले बंधुआ मजदूर होते थे, अभी ये क्या हो गया है? गैर कानूनी हो गया। अभी भी देखिएगा कई जगह पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन वो
बहुत ज्यादा। अब ये चीज लगभग लगभग किस कगार पे है, खत्म होने के कगार पर है। किसी को कोई दिक्कत? बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1900, बाल श्रम उन्मूलन कानून 1986। बाल श्रम तो अभी भी है, बाल श्रम क्या है, अभी भी है। 1986 में बाल श्रम पर रोक लगाया गया। बाल श्रम मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पे नहीं लगाना है। और ये क्या था, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1900, बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूर 86। बाल श्रम अभी भी आपको देखने को मिलता है कि नहीं? आप पटना में देखिए छोट छोट लड़का ना वो हवा ई रिक्शा चलाता, हवा हवाई बोलते हैं ई रिक्शा। ऑटो तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ई रिक्शा काफी हल्का होता है, कईयों लेके घुस जाता है। बस हवा हवाई अटने का जगह रहना चाहिए सीधे। आप बहुत उन सबको, इतने छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, ये नियम के खिलाफ है। इसलिए कि आपको वह बच्चा तत्काल तो कमा के दे सकता है, लेकिन जितना कमा रहा है जिंदगी भर उतने पे रह जाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो ज्यादा कमाएगा वहां पर। तो एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए यहाँ पर, तो एजुकेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बाल श्रम उन्मूलन क्या किया गया, कानून को लाया गया था। कब लाया गया? 86। अल्पसंख्यक आयोग 1992, अल्पसंख्यक आयोग 1992, पिछड़ा वर्ग आयोग 93। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिनकी संख्या समाज में 10% से कम हो। पूर्वोत्तर भारत के लगभग 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। हिंदू क्या हो गए हैं? अल्पसंख्यक। जिसके कारण समझिए पूर्वोत्तर में ज्यादातर एससी थे और एसटी थे। अब वहां उनको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, लोग उनको वैल्यू नहीं देते थे। इसमें क्रिश्चियन जो मिशनरी थी उनकी सेवा करने लगी, उनको कपड़ा वपड़ा पहनाया, नौकरी दिया, पढ़ाया लिखाया, वो लोग कन्वर्ट हो गए किसमें? क्रिश्चियन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप हल्ला करके क्या करिएगा, उसको बराबरी देवे नहीं की, चल गया क्रिश्चियन में तो पीटीए में था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए इस सब चीजों में। मंदिर में गए थे ना, मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो मंदिर धो दिया था ऐसा। ये भी बहुत मतलब अब एकदम पौराणिक सोच हो गई है, तो इतना भी पुरानी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, ट्रांसजेंडर को कौन सा दर्जा? अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग 1992। ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग वही ओबीसी आयोग कब हुआ था? 93। निःशक्त जन आयोग 95, निःशक्त जन आयोग 1995। अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर होता है? पढ़ा दिए आपको, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर? हाँ, कितने लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर, कितने लोग कहते हैं जाति के आधार पर होता है? केवल धर्म के आधार पर होता है, कोई जाति अल्पसंख्यक नहीं है। वरना ब्राह्मण 3% है भारत में, तो अल्पसंख्यक में चले जाएंगे? नहीं हो सकता है। आरक्षण दिया जाता है जाति के आधार पर, आरक्षण जाति का। लेकिन कौन सा धर्म की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक दिया जाता है धर्म के आधार पर। और किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण धर्म और किस आधार पर होता है? भाषा। अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म और भाषा के आधार। निःशक्त जन क्या होता है? जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो लोग किसमें जाते हैं? निःशक्त जन। आगे बढ़े। अल्पसंख्यक का को अल्पसंख्यक की मान्यता किस आधार पर? भाषा और धर्म, भाषा और धर्म। यदि उस भाषा के 10% से कम लोग उस राज्य में है तो भी वो भाषा ही अल्पसंख्यक में जाएगा। और अगर उस धर्म को मानने वाले 10% से कम है तो किसमें चला जाएगा? उस धर्म को उस राज्य में क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। जैसे बिहार में बताइए, सिख धर्म की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जैन धर्म की संख्या नहीं, बौद्ध धर्म की संख्या नहीं, तो यहाँ वो किस में आएंगे? अल्पसंख्यक। लेकिन वही अगर सिख धर्म की बात पंजाब में करिएगा तो बहुसंख्यक में हो जाता है। किसमें हो जाते हैं? बहुसंख्यक में। यूपी बिहार में बात करेंगे हिंदू धर्म की, बहुसंख्यक। वही चल जाएंगे नागालैंड में, 6 से 7% बचल है, क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो अल्पसंख्यक का दर्जा किस आधार पर?
आगे बढ़े। धर्म और भाषा के आधार। भाग संख्या कौन सा हो गया? 16। भाग संख्या 16। 16 कदम, भाग संख्या 17। 16 के बाद 17। बाबू 16 कितना पे खत्म हुआ था? 42। तो ये कितना पे सुनेगा? 200, 343। कहां तक जाएगा? 351। 352 याद है? राष्ट्रीय आपात पढ़वे किए हैं आपको? राजकीय आपात याद है? याद है? और टोटल अनुच्छेद कितना आता है? 300। कहां तक आ चुके हैं आप लोग? आ गए कि नहीं? ये खत्म होने के कगार पर है। इस मंथ में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखो इसमें किसकी चर्चा है? राजभाषा की। किसकी चर्चा है? भाषा। भाषा कई टाइप की होती है। पहला होता है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राज्य भाषा। राज्य भाषा, समझ में गया? एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा। एक होती है राजभाषा। ये राज्य है, ये राज है। तुम लोग वो बैटरी तो नहीं दिख रहा है? ये कौन सी भाषा है? राज्य। और ये राज। देखो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो किसी भी देश की सबसे फेमस भाषा हो, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। देश की फेमस भाषा। देश की फेमस भाषा। देश में सबसे फेमस भाषा कौन है? हिंदी। वो उस देश की राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा, राज्य की फेमस भाषा। राज्य की फेमस भाषा। अब भाई ये तो अलग अलग राज्य में अलग अलग हो जाएगा। पंजाबी यहाँ की राज्य भाषा होगी। यहाँ की राज्य भाषा मैथिली हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, मगही हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। तो यहाँ पे तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हो सकती है। तो बताइए फेमस भाषा क्या कहलाता है? राष्ट्र। किसी राष्ट्र की सबसे फेमस भाषा राष्ट्रभाषा। किसी राज्य की सबसे फेमस भाषा। क्या मैथिली उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हो सकती? नहीं हो सकती। नहीं हो। क्या मराठी बिहार की राज्य भाषा? नहीं हो सकती। तो राष्ट्र भाषा राष्ट्र की सबसे फेमस, और राज्य भाषा राज्य की सबसे, राज्य की फेमस। अब बात करते हैं मातृभाषा। आपके क्षेत्र की सबसे फेमस भाषा वो हो जाता है आपकी मातृ। जैसे हम लोग जब जन्म लिए तो हम लोग के क्षेत्र का अगल बगल के एरिया में भोजपुरी बोला जाता था। खाना खैलो बाबू? अब ना खैनी हो गया। तो ये हम लोग की क्या हो गई? मातृभाषा। और इत्तेफाक से मातृभाषा बिहार में काफी फेमस है। तो हम लोग की मातृभाषा बिहार की राज्य भाषा भी है। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है। बट वो देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। भोजपुरी अलग टाइप का होता है, समझा? भोजपुरी बोलने वालों को लोग अलग डिजाइन से देखता था। लेकिन हम जब पढ़ाने आए तो हमको सब लोग कहें कि देखिए आपकी भाषा में भोजपुरी का टोन हो जाता है, आप पढ़ाइएगा। और वो यूट्यूब क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड दिखता है तो दिक्कत हो जाएगा। हम कह दूर ससुरात में, हम तो अभी ससुरे बोल देते हैं। जो कीमत ओरिजिनल की है वो डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकते। अब जन्म से आदमी खटिया पे बैठा, लोटा में पानी पिया, भोजपुरी बोला। अब तू अगर सिखाएगा कि गिलास में पानी पियो ऐसे करके, अब वो कबो ना आएगा। नहीं समझ में आया? हाँ डाइनिंग टेबल पे, यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, एगो खुरपी ले लो, एगो रामा बसुली बांसा, खाते रहो। जो पेटे नहीं, जब तक हाथ नहीं लगा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अलग अलग लोगों की मातृभाषा अलग होगी। जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में देखिए कई भाषाएं फेमस है बिहार राज्य में। जैसे मैथिली, भोजपुरी, भोजपुरी के बाद मगही, मगही,
हिंदी, उर्दू, ये बिहार में काफी फेमस है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, कोई दरभंगा साइड में जन्म लेगा तो उसके लिए मातृभाषा क्या हो जाएगी? मैथ। कोई आरा, बक्सर, सिवान, छपरा में लेगा भोज, जहानाबाद, अरवल, गया, मगही, पटना में लेगा तो हिंदी। समझ गया? हिंदी उर्दू ना काफी मिक्स रहता है, हमेशा क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए बाबू। बताइए, जो आप जन्म लिए, अगल बगल का जो माहौल की भाषा थी वो मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा एक तरह की क्षेत्रीय भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? आपके राज्य में जो जो भाषाएं बोली जाती है वो क्या होती है? राज्य। राज्य भाषा। कौन सी भाषा? राज्य भाषा। और देश की सबसे फेमस भाषा, अब आते हैं इस पे, राजभाषा। ये राजभाषा, लड़की सब इसी का वेट कर रही थी, आखिर इसमें है क्या? इस सबको अभी भी लग रहा है नहीं सारे गलत लिखे हैं, दो बार लिखे, बिलीव नहीं करती इसे लड़की सब एकदम। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल भाषा, जिसमें आप कोई भी क्या बना सकते हैं? डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं? मतलब ऑफिशियल काम कर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं। पेपर वर्क जैसे ये बताइए, आप थाना में जाइए एफआईआर लिखने, मैथिली में लिख के दे देंगे, लेगा? कहेगा देख भैया तेरा मैथिली जो है वो बिहार की राज्य भाषा है, और तुम भले जन्म लिए हो तो तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? क्या मैथिली राष्ट्रभाषा है? नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं। पेपर वर्क किस में होगा? तब आपको कहेगा देख भैया इसमें से या ले लो तुम हिंदी या ले लो अंग्रेजी। आप हिंदी में लिख के देंगे तो ठीक है, अंग्रेजी में लिख के देंगे तो खुद ही हिल जाएगा। चोरी हुआ है कि मर्डर? बाद में पूछेगा नहीं नहीं चोरी नहीं हुआ है ना मर्डर हुआ है, पर्स भूला गया है, उसमें लिखे हैं। तो हिंदी या तो जिसमें आप पेपर वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है? राजभाषा। कितनी तरह की भाषा देखिए, कितनी भाषाएं? देश की सबसे फेमस, देश की सबसे फेमस, राज्य की सबसे फेमस, अपने क्षेत्र की सबसे, लेकिन पेपर वर्क होगा राजभाषा में। समझ में गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत? तमिलनाडु में जो राजभाषा है, तमिलनाडु में राजभाषा, बिहार की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी, मराठी और इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश। तो राजभाषा जो होती है ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। महाराष्ट्र में 3 गो हो जाएगा, हिंदी भी होगा, मराठी भी होगा और अंग्रेजी भी होगा। ये सब क्या हो जाएगी? राजभाषा। बताइए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझ में आ गया? राज्य भाषा अलग होता है और राजभाषा अलग होता है। राज करने की भाषा कौन सी भाषा? राज, राजभाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आ गया? आप लोग को गलती से लिख दिए थे। बताइए, आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा किसी चीज के, पीसीएस के मेंस या यूपीएससी के मेंस में, तो मातृभाषा में आंसर लिख के चलाएंगे, राज्य भाषा में, राष्ट्रभाषा में, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज में। किसमें देना पड़ेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई भी सरकार अनुज्ञप्ति या पब्लिकेशन या कुछ भी निकालती है, नोटिस, किसमें निकालेगी? राजभाषा में। किसमें निकालेगी? राजभाषा में। किसमें निकालेगी? राज। अब साउथ के लोग कहते हैं कि तमिल होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? हिंदी। हिंदी के बाद फेमस है तो बंगाली। कौन सा है? बंगाली। अब अलग अलग जगह पे बंगाली कौन सी हो गया? बंगाली जानती है? हाँ, तब इसीलिए हाथ उठा रही है। बंगाली, बंगाली बहुत मतलब बिहार से सटा है, तो बंगाली भाषा। हम लोग के मोहल्ले में एक बंगाली रहते थे, बहुत समझदार, आराम से रहेगा। लोग जब झगड़ा करता था हस्बैंड वाइफ ने तो बंगाली में करेगा, समझे में नहीं आएगा क्या कर रहा है, और उसके बाद से जब खत्म हो जाएगा तो हंस के बताएगा और ठीक ठाक। तो हम लोग पूछते थे क्या हुआ, तो नहीं
वो हम लोग ऐसे बतिया रहे थे लोग, अच्छा नहीं, जब खेला होता था तो बंगाली में आमी आमी चूल नोचबो मतलब उसका बाल नोचने के धमकी, आमी चूल नोचबो बदमाश को बदमाइश जल खाबेन, जल खाबेन मतलब पानी पिएंगे, पानी पिएंगे। कोथा जाबेन, कहां जाओगे? जाबेन इज्जत देने के लिए होता है, बड़े को बोलते हैं ऐसे बेन, कोथा जाबेन। अब छोड़ रहे कोथा जाबी मतलब कहां जाएगा तुम, अब बड़ा को बोल रहे हैं तो जाबेन। ऐसे हम लोग के साथ कई बंगाली फ्रेंड पढ़े थे, तो बात करते थे, थोड़ा बहुत आदमी सीख लेता था वहां पर। भाषा देखो, कभी भी भाषा आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती। आप हिंदी बोलने तब सीखे थे जब आप कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे, नहीं समझे? उघारे घूमने वाला लड़का भी हिंदी बोल लेता है, पैंट लेके आएगा, मम्मी पहना दो नहीं समझा? तो इसका मतलब जो है, भाषा के लिए नॉलेज मायने नहीं रखता। बताओ ओकरा समझ है पैंट लेके घूम रहा, हिंदी में बोल रहा। अब वही अंग्रेज को हिंदी बोलाने बैठिए, ओके, कर्ता कर्म कारक दीर्घई हर्षई दुकोन जी पठती पठत पगला जाएगा वहां पर। तो आपके लिए भी इंग्लिश जो भाषा है, आप कितना पढ़ लीजिए नहीं बोल पाएंगे जब तक आप रेगुलर नहीं बोलेंगे। रेगुलर बोलते रहेंगे सीख जाएंगे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी अंग्रेज को हिंदी सिखाइए ना, समझ में आ जाएगा। दिन रात बोल रहे हैं हिंदी और सोचेंगे 1 घंटा स्पोकन करके अंग्रेज बन जाएंगे आगे का क्लास कल समझा देंगे आप। आज के लिए इतना ही रन।